नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरों की शहादत को नमन किया और कहा कि कोरोना महामारी ने बहुत से अपनों को छीना है। साथ ही साथ कहा कि भारत की वैक्सीन का लोहा दुनिया ने माना है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने कहा कि देश के कृषि निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ कहा कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है और 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का फायदा मिला है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर भी मिला है। कोरोना के इस कठिन समय की चुनौतियों ने देशवासियों को अपने लक्ष्यों को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और भारत में भी हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीना है। इन परिस्थितियों में केंद्र से लेकर राज्यों तक हमारी सभी सरकारों, स्थानीय शासन और प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों सभी ने एक टीम के रूप में काम किया है। सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। 80 करोड़ लाभार्थियों को 19 महीनों से खाद्यान्न वितरित करने हेतु 2,60,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ मेरी सरकार ने इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। कोरोना काल में गरीब के स्वाभिमान और उसके रोजगार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी चला रही है। यह योजना हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि जारी की गई है। सरकार अब इन स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों के साथ भी जोड़ रही है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया है, जिससे अब तक 23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। जनधन आधार मोबाइल अर्थात जैम ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रांसफर का लाभ मिला है। मेरी सरकार मूलभूत सुविधाओं को गरीब के सशक्तिकरण और गरीब की गरिमा बढ़ाने का माध्यम मानती है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों से प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक 2 करोड़ से अधिक पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गत 3 वर्षों में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ 17 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं। हर घर जल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। मेरी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। वैश्विक महामारी के बावजूद साल 2020-21 में हमारे किसानों ने 30 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न और 33 करोड़ टन से अधिक बागवानी उत्पादों की पैदावार की। सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। रबी की फसल के दौरान
433 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 50 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। खरीफ की फसल के दौरान रिकॉर्ड लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिससे 1 करोड़ 30 लाख किसान लाभान्वित हुए। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कृषि निर्यात में 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। यह निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आज से बजट सत्र का आगाज हुआ। वहीं बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उम्मीद है कि बजट सत्र में खुले मन से चर्चा होगी। सभी सांसदों का बजट सत्र में स्वागत है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत को लेकर के दुनिया का भरोसा बढ़ा है। साथ ही साथ कहा कि बारंबार चुनाव से संसद के सत्र प्रभावित होते हैं। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। पंजाब शिवसेना के वरिष्ठ नेता अमित शर्मा अपने युवा समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमित शर्मा से खास बातचीत की पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड रणजीत सिंह ने। अमित शर्मा ने बातचीत में कहा कि पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने की जरूरत है। और क्या कुछ अमित शर्मा ने कहा, आपको सुना देते हैं। अमित शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण हुआ कि शिवसेना का दामन छोड़ा, आज आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए? क्या मुख्य कारण लगा? शिवसेना और हमारी जो माँ पार्टी है वो भाजपा ही है, ठीक है। और माँ से बच्चे क्या अलग तो होते हैं पर बिल्कुल जुदा नहीं हो सकते। इस करके भाजपा के साथ हमारा दामन उनका पकड़ने का कारण यही था कि पंजाब में इस समय भाजपा को मजबूत करने की जरूरत है। और हम काफ़ी समय से पंजाब के निम्न स्तर से लेके हर वर्ग को साथ लेके काम कर रहे हैं। जब हमने ये देखा और हमें ये आभास हुआ कि कुछ संस्थाएं या जिस संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं वो उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में तंग परेशान कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए हम भाजपा की विचारधारा से सहमत हुए। भाजपा की विचारधारा से जुड़ने के लिए आज हमने ये पहल की है और भाजपा को पंजाब में मजबूत करने के लिए ही हम अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को आगे काम करते रहेंगे। आज आपके साथ शिवसेना से संबंधित कितने युवा जो हैं और अभी शामिल हुए और आने वाले समय में कितने परिवर्तन जो है देखने को मिलेगा शिवसेना छोड़ भारतीय जनता पार्टी? शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे से संबंधित हैं, जैसे पंजाब सचिव हैं दीपक विशेष जी हैं और सौरभ दुबे हैं पंजाब अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने पूर्ण समर्थन देते हुए हमें साथ ज्वाइन किया था और हमारी समर्थन के बीच ही आज वो भाजपा में शामिल हुए हैं। बाकी हमारा कुछ धार्मिक संगठन है, जगतगुरु पंचनंदी महाराज से हम जुड़े हुए हैं। धर्म का संगठन हमारा अलग है और हमारा राजनीतिक जो हमारी माँ पार्टी है वो भाजपा है, जिसमें हम आज शामिल हुए हैं। चाहे हम हिंदू समाज की बात करें, अलग अलग जो है विचारधारा की संस्थाएं बनी हुई हैं, शिवसेना का भी यही धारणा रही और भारतीय जनता पार्टी भी। गौवंश जो है देखा होगा कि इस समय निरादर जो है खासतौर पर पंजाब में देखने को मिलता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शिवसेना के जो युवा शामिल हुए हैं कि गौवंश को लेकर के क्या आप पार्टी से आने वाले समय में कोई गौवंश के लिए कुछ कार्य करेंगे? बिल्कुल, गौवंश के लिए हम शुरू से काम करते आ रहे हैं, क्योंकि गौओं की सुरक्षा के लिए हमने एक बहुत मुख्य कदम उठाए हैं। बुचड़ खाने, कत्ल खानों से गौओं को आज़ाद कराने के लिए हमेशा हमारी लड़ाई चलती रही है। हम ऐसे कत्ल खाने जहां गौएं काटी जा रही हैं और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने गौओं को कत्ल करने के लिए ले जाते हैं, उन लोगों पर नकेल कसने के लिए अपनी हमेशा शुरू से ही तेज रखी है। आप युवा हैं और मेरा आखिरी सवाल है, इस समय आम आदमी पार्टी जो है भगवंत मान का चेहरा लेकर के पंजाब में जा रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस समय पंजाब का युवा क्या सोच रहा है? पंजाब का युवा ये सोच रहा है कि पंजाब को भय मुक्त कैसे किया जाए। भय मुक्त करने के लिए पंजाब में भाजपा से अच्छा विकल्प कोई नहीं है।
चाहे व्यापारी हैं चाहे युवा हैं, उनका भविष्य झूठे वादों में और अलग अलग तरह के प्रचार या जैसे कह रहे हैं कि भी हम युवाओं के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो झूठे प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनसे बाहर आकर जमीनी स्तर की सच्चाई जानते हुए भाजपा को मजबूत करेंगे और भाजपा की सरकार के साथ ही विकास उनका युवाओं का भी और बाकी वर्गों का भी होगा। ये हमारी अपनी आशा है। मोहाली से आप आते हैं, मोहाली में 3 बार से लगातार बलबीर सिद्धू विधायक हैं और इस बार संजीव वशिष्ठ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत सिंह हैं। श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ परविंदर सिंह सोहाना है और उसके बाद किसान नेता भी हैं। तो क्या लगता है कि मोहाली की सीट का क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा? देखो, पंजाब के लोगों ने विकास के नाम पर और भयमुक्त होने के लिए भाजपा का दामन पकड़ा और हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो में अपनी अपनी घोषणा पत्र में अलग अलग तरह के वादे कर रही है। पर आपने देखा होगा कि लंबे समय से भाजपा ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा, जो वादा किया, उसको निभाया भी। हम लोगों पे एक कर्ज था राम मंदिर का जो चुकता किया, ठीक है। आप 370 धारा को लेके देखें, सीए की अमेंडमेंट को देखें, या आप 3 तलाक की जो नारी शक्ति के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था उसको देखा जाए, ऐसी कई एनआरसी को लेकर देखा है भी भाजपा ने जो जो काम किए, उनके कामों को देखते हुए जो कहा उन्होंने मैनिफेस्टो में, उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो पूरा किया। और उन्हीं को देखते हुए आज का यूथ जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है और यूथ को पता है कि भी हाँ कहाँ पर विकास हो रहा है, कहाँ पर झूठे वादे हो रहे हैं। स्पष्टीकरण किसी को देने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने सब कुछ पारदर्शी है। पारदर्शी होने के कारण हमें दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और यही हमारा मजबूत फैसला था। हम बिना किसी शर्त से, बिना किसी नियत के भाजपा को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं और हमें पता है कि पंजाब में विकास के लिए और पंजाब को भयमुक्त करने के लिए भाजपा को मजबूत करना होगा। मोहाली तो बिल्कुल करेंगे। हम कमल को पहचान रहे हैं, इस समय कमल को पहचान रहे। कमल लेके कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है, कोई भी प्रत्याशी खड़ा होता है, हम उसके समर्थन में। चलिए, ये थे शर्मा जी का साफ कहना और साफ तौर पर देखने वाली बात है कि युवा जो है एनआरसी को भी जानता है, धारा 370 को भी जानता है और जो मैनिफेस्टो 2019 में बीजेपी द्वारा जो कि देश को कहा गया वो उस पर खरा उतरा, ऐसा सोचना युवा का है। अब देखने वाली बात है कि 20 फरवरी 2022 और 10 मार्च 2022 को इसका निष्कर्ष आखिरकार निकलता क्या है। हमारी नजर बनी हुई है, देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन अशोक के साथ में। हिसार में भी किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर रघु सचिवालय के गेट के सामने इकट्ठा होकर किसानों ने अपना रोष जाहिर किया। किसानों का कहना है कि वो राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। आपको बता दें, किसान अब तक सरकार की ओर से मांग न माने जाने से नाराज चल रहे हैं। मीडिया वाले साथियों से बिल्कुल माफी चाहेंगे कि अभी कार्यक्रम हमारा बड़ा शुरू हो जाएगा। बिहार में आज किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत लघु सचिवालय के सामने बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो चुके हैं और वो पुतला जला करके अपना रोष प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। पुतला उन्होंने तैयार कर लिया है और बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और किसानों का कहना है कि सरकार ने जो उनसे वादा किया था वो तमाम वादे झूठे निकले और किसान आंदोलन समाप्त करने की, जो स्थगित करने की घोषणा की थी, उसके बाद जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था कमेटी गठित करने का और किसानों की मांगे मानने का, वो तमाम चीजें जो है सरकार द्वारा सभी झूठी साबित हुई है, जिसको लेकर के आज किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाने का निर्णय लिया है और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर उपायुक्त हिसार के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि उनके साथ जो विश्वासघात किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर। खबर जींद से है, जहां भारी संख्या में किसान जुटे और विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल किसान सरकार की ओर से मांगे पूरी न किए जाने से नाराज चल रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा कि हरियाणा सरकार ने तो मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकार मुकदमा वापस लेने की कोई काम शुरू नहीं किया है। किसानों ने आगे ये भी कहा कि तीनों कानून रद्द हुए हैं, लेकिन एमएसपी और अन्य मांगे अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। किसान मोर्चा। भिवानी में बिजली निगम के कर्मचारियों ने आज कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि उनकी जायज मांगे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है। इसी को लेकर के आगामी 22 फरवरी को एसएसबी वर्कर हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी नेता मनोज
बामना ने बताया कि उनकी मांगे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन को फिर से लागू करे, समान काम समान वेतन लागू हो। इन्हीं सभी मांगों को लेकर के आज कर्मचारियों ने प्रदेश भर में 2 घंटे के लिए प्रदर्शन किया है। जो हमारी एचएसबी वर्कर यूनियन है उसने 22 तारीख की हड़ताल दे रखी है। उसके संदर्भ में इससे पहले भी हरियाणा प्रदेश में सब डिवीजन लेवल पर 2 घंटे की गेट मीटिंग की गई थी। उसमें आज 2 घंटे का जो सिटी डिवीजन के ऊपर प्रदर्शन किया गया है, ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा प्रदेश में डिवीजन लेवल स्तर पर है। इसके बाद में 8 तारीख को सर्कल लेवल पर विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी मुख्य डिमांडें हैं, जो पुरानी पेंशन है वो लागू की जाए, जो समान काम है समान वेतन लागू किया जाए, कैशलेस मेडिकल की सुविधा है। इस प्रकार से बहुत सारी हमारी मांगे हैं। चाहे आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की बात है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीजों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई हैं। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुंचे, 2 लाख तक पहुंचे। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में हैं। और मैं समझता हूं उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए उस समय नहीं आए, या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। इसी में दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। बीमा की योजनाएं बहुत सी हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। आज जो आपको बताया गया जो संख्या है जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपया वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीइंबर्स उनको कर दिया गया है। ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रीइंबर्स हम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशियरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। अभी इस महीने की है, पिछला प्रीमियम आज ही किया है कि बाद में करेंगे? अभी ये साल का अच्छा, एक ही साल का है। पूरा इन 2 स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपए 20 साल में देनी, 20 साल आयु के 18 साल आयु के बाद 55 रुपए और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपए। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपए की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। अब हमारे यहाँ चूंकि वृद्धावस्था पेंशन पहले से चल रही है, इसलिए 60 वर्ष का होने के बाद उनको जो वृद्धावस्था पेंशन की दर उस समय होगी वो मिलेगी। हम प्रावधान ये कर रहे हैं कि 60 साल का होने पर जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं वो जो पेंशन उस समय ले रहे होंगे 3,000 या वो पेंशन जो अधिकतम होगी उस समय वो मिलेगी। क्योंकि इस 3,000 में तो अभी निश्चित है, हो सकता है नई योजना में ये 3,000 से ज्यादा की भी कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन आज 60 साल होने पर 3,000 या जो हरियाणा सरकार की अधिकतम पेंशन है वो मिलेगी। और इसमें एक लाभ इस 3,000 का और जोड़ा जा रहा है, जो पहले से जोड़ा हुआ है कि अगर 60 साल का होने से पहले कोई व्यक्ति इसमें से एग्जिट करना चाहता है तो एज पर पॉलिसी जो एग्जिट के नियम है वो एग्जिट भी कर सकता है। उस समय उसको जो राशि जमा कराई गई है वो पॉलिसी के हिसाब से वो भी वापस उसको मिल सकती है। आज इस पॉलिसी में एंटर होने के बाद ये लाभ भी व्यक्ति को कभी इमरजेंसी में लेना हो तो मिल सकता है। इस प्रकार से इन तीनों योजनाओं के लिए 30,600 लाभार्थियों को आज राशि जो उनकी है
वो रीएम्बर्स की गई है, क्योंकि ये सीएससी के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये लगातार चलने वाली है। जिन्होंने पहले 2 साल में अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनके पिछले वर्षों की जो राशि है वो भी मिलेगी। ये राशि मासिक है, हर महीने जमा करानी होती है। तो हर महीने का अर्थात 20 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है या 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसको लगभग 650 रुपया ये राशि वर्ष की जमा करानी होती है और वो पैसा सरकार देगी। और अगर 40 वर्ष का हो गया है तो उनको 2400 रुपया ये साल का देना होता है। तो 2400 रुपया वो जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। तो इस नाते से आज जो पैसा रीएम्बर्स किया गया है लगभग 5.5 करोड़ रुपया ये राशि दी गई है। अभी चूंकि सब लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, हमारा आग्रह है कि अभी तक क्रिड ने जो ऐसे निम्न आय वर्ग के परिवार पहचान कर लिए हैं जिनका आय जिनकी वेरीफाई हो चुकी है, ऐसे 10,75,000 परिवार इनकी आय वेरीफाई हो चुकी है। अगर सदस्यों के रूप में देखें तो ये 40 लाख से ऊपर सदस्य बनते हैं। तो इस नाते से ये सब जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स, वैसे तो बैंकों की जो 2 योजनाएं हैं उसमें बैंकों को नाम दिए गए हैं कि कौन ये 43 लाख सदस्य होंगे, उनके माध्यम से उनके अकाउंट के माध्यम से उनका फॉर्म भरा जाएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है या श्रमजीवी मानधन योजना है, इसके लिए हमारे विभाग के लोग वो उन सब लोगों को यानी परामर्श देंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनको सीएससी पर जाकर के वो अपने फार्म को भरें और पहली बार का प्रीमियम वो वहां जमा करा दें। जैसा जैसा जिस महीने में जमा होता जाएगा उसी महीने के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट बैंकों में होती चली जाएगी या उनके अकाउंट में सीधी होती चली जाएगी, ताकि इस योजना के लिए वो योग्य यानी एलिजिबल बन पाए। ऐसा ये भी कार्यक्रम हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपए में से बचता है, तो जैसे किसान फसल बीमा योजना है, कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लाभार्थी हुए हैं, ऐसा कुल अगर लाभार्थी अलग अलग योजना के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो और 1 लाख कम भी कर ले तो भी 3 लाख जरूर बनेंगे। तो 3 लाख से 4 लाख लोग हरियाणा के आज इनको बेनिफिट मिला है। 3,14,000 अगर हम कॉमन बेनिफिशरीज को उसमें से हटा दें तो कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया ये आज रीइंबर्स किया गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो पिछले बचे हुए हैं उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा, नए जो जुड़ते जाएंगे उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा। हमने इसमें पर्याप्त बजट अपना रखा हुआ, प्रावधान रखा हुआ है। हमें इंतजार है आपके रजिस्ट्रेशन कराने की। यदि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ये पैसा रीइंबर्स होगा और आगे के लिए सरकार के द्वारा ये भरा जाएगा। ठीक है, वो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस बता रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है। आप अपने अपने क्षेत्रों में जो आज बेनिफिशियरीज हैं वो भी, हमारे जो अधिकारी हैं वो भी, और मीडिया के माध्यम से जिनको भी हम अपनी सूचना पहुंचा सकते हैं हम पहुंचा रहे हैं। वो सब लोग हरियाणा के जो मैंने बताया कभी 43 लाख सदस्य ऐसे हैं जिसमें से आज मात्र 3.5 लाख लोगों को ही ये बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे सब लोग जल्दी से जल्दी कराएं। हम चाहेंगे कि 31 मार्च इस वर्ष सब लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकें ताकि उनको ये लाभ दिया जा सके। तो मित्रों, भाइयों बहनों, इस कल्याणकारी सरकार का आज ये पहला कार्यक्रम इतने लाख लोगों को हम लोग जो दे रहे हैं इसका लाभ हम लोग उठाएं। हम आगे चल करके जैसे आयुष्मान भारत
इस स्कीम में भी अभी तक जो भी 15.5 लाख परिवार इसमें लाभान्वित हुए हैं वो SECC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इस आधार पर जो डाटा था उन्हीं परिवारों को उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आगे जो परिवार उसमें नहीं जुड़े हैं और 1,80,000 रुपये वार्षिक की आय से कम के परिवार और भी हैं, उनको भी हम अपनी ओर से जोड़ेंगे और उसका जो प्रीमियम होगा वो हरियाणा सरकार भरेगी, क्योंकि पहले SEC डाटा का जो प्रीमियम है वो केंद्र सरकार देती है। बाकी इसका जितनी भी संख्या है वो सब का सब हरियाणा सरकार इसमें प्रावधान करेगी और इसमें जोड़ेगी। कुछ कैटेगरीज इसके अतिरिक्त भी हमने, चाहे वो आय उसकी 1,80,000 से ऊपर भी होगी, लेकिन कुछ कैटेगरीज को उसमें शामिल किया गया है, चाहे उसमें हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारी आशा वर्कर्स हैं, अथवा हमारे नंबरदार हैं, अथवा हमारे पत्रकार बंधु हैं, ऐसे सब लोगों को उसमें जोड़ा गया है, तो वो लोग भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे जो बैंक के बंधु बैठे हैं अथवा का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री ने, जनता के हित में एक और कदम बढ़ाया गया है। गरीबों का उत्थान सरकार का लक्ष्य है। अगर किसी लाभार्थी का को क्लेम बनता है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम है, क्लेम्स को प्रोसेस बैंक्स त्वरित गति से करें, शीघ्र गति से करें। अगर कोई फैमिली को आपदा आती है तो हमें इमीडिएटली इस स्कीम का फायदा तभी है कि जरूरतमंद फैमिली को